आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल में आज 5वें दौर का मतदान हो रहा है। 6 जिले हैं, 45 सीटें हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे का वक्त जब वोटिंग की शुरुआत होनी थी। कूच बिहार की घटना के बाद इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो एक और वोटिंग है। दूसरे और छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार भी आज जोर शोर से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 रैलियां कर रहे हैं। ममता बनर्जी 3 सभाएं कर रही हैं। तो इस बीच 5वां चरण, 6 जिले, 45 सीटें। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बंगाल का चुनाव 135 का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और अभी भी आज 5वां और उसके बाद 6ठा, 7वां और 8वां, यानी आज को अगर मिला लिया जाए तो 4 चरण अभी और बाकी हैं। 294 सीटें, 2 मई को नतीजे आएंगे। पिछली बार अगर इन्हीं सीटों की बात करें, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, तो पिछली बार यानी 2019 की इन्हीं सीटों पर बात करें तो 45% वोट प्रतिशत बीजेपी का रहा था। टीएमसी को 41.5% पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा चैलेंज टीएमसी के लिए इस बार रहेगा। तो 5वें चरण का मतदान, 6 जिले, 45 सीटें, शुरू हो चुका है मतदान। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। और ऐसे में जब कोरोना काल में ये मतदान हो रहा और इसी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को यह भी कहा था, जिसको लेकर कल चुनाव आयोग की बैठक भी हुई थी, कि तमाम बचे चरणों को एक ही साथ करवा लिया जाए। लेकिन इस पर मंथन हुआ, बैठक हुई, जिसके बाद यह डिसाइड हुआ कि सभी चुनाव अपने तय समय के मुताबिक ही होंगे। इस बीच बता दें कि अभी आज 5वें चरण का चुनाव है। इसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, फिर 2 मई को नतीजे आने हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मौसमी सिंह। मौसमी सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए कोरोना काल है, तमाम बैठकें हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इस बीच आज 5वां चरण, जहां आप खड़ी हैं, कितनी लंबी कतारें और क्या तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? नमस्कार नवजोत, मां मौसमी सिंह, हुजूर हरू कस्तो हुनु हुंश। हम दार्जिलिंग में हैं और दार्जिलिंग में जो पहाड़ी इलाका है वहां आज चुनाव है। ये कहा जा रहा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो कोरोना दिख ही नहीं रहा और सब जो नेता हैं वो कोरोना को भूल के अपने सियासी वोट बटोरने में लगे हैं। दार्जिलिंग में भी लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक रैलियां हुई। राहुल गांधी भी आए। पूरे जिले में अगर आप देखिए तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी सिलीगुड़ी आई थी। तो लगातार सभी पार्टियां अपना जोर झोंके हुए हैं। और दार्जिलिंग शहर की बात करें, जहां हम खड़े हैं नवजोत, ये बीटी कॉलेज है जहां पोलिंग अभी शुरू हुई है। इधर देखिए, आप कोरोना की बात कर रही थी तो क्या तैयारी से यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। पीपीई किट भी यहाँ पे रखा हुआ है। ग्लव्स दिखाइए मैम, क्या क्या सामान है, सामग्री है। पीपीई किट है, ग्लव्स है, टेम्परेचर है और सैनिटाइजर है ना, और मास्क है। हाँ, मास्क भी है। तो देखिए नवजोत, आपको बताऊं मैं कि मैंने इन पहाड़ी इलाकों में देखा कि किस तरह से पोलिंग कर्मचारी पूरा पीपीई किट लेके, पूरा बायो हजार्ड का डस्टबिन लेके और सारी सामग्री लेके इन पहाड़ों में दूर दराज के इलाकों में पैदल चलते हैं। बेहद जटिल और संघर्षपूर्ण होता है पहाड़ों का जीवन। और जहां पोलिंग ऑफिशियल्स और पोलिंग कर्मचारियों में वो एंथुजियाज्म दिखा, वोटर्स में भी एंथुजियाज्म यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता भी आएंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया हम देंगे। पर लगातार पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में इस बारी बेहद अलग चुनाव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी ताकत झोंके हुए है और ममता भी लगातार जो दो धड़ हो गए गोजा मोमो के, उन दोनों को सपोर्ट कर रही है। तो एक असमंजस की स्थिति जरूर देखने में मिली है वोटर्स में। बिल्कुल, सीधा चलेंगे। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले अनुपम तस्वीरें भी दिखाइए कि अभी फिलहाल कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, देखिए पिछले चरण में जो कूच बिहार की घटना हुई थी उसके बाद सख्ती बहुत ज्यादा की गई है। क्या ग्राउंड पर वो चीजें नजर आ रही? 200 मीटर के दायरे में धारा 144, क्या सुबह सुबह ये चीजें नजर आ रही है? और इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल, अनुपम।
जी नवजोत, बिल्कुल। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी के नेताजी हाई स्कूल में हूं और मैं अपने पीछे जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह सुबह ही लोग अपना वोट डालने के लिए बूथ में आ गए हैं। ये बड़ा स्कूल है, काफी लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं, महिलाओं की अलग कतारें, पुरुषों की अलग कतारें। लगभग 6 बूथ यहाँ पर हैं, जहां पर हर बूथ में ही कम से कम 150 से 200 लोगों की कतार फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और अगर सुरक्षा की हम बात करें तो इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है कूच बिहार की घटना के बाद थोड़ी ज्यादा हमें आंखों में दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं सेंट्रल फोर्सेस को, तो हर जगह सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात है। यहां तक कि स्कूल के ऊपर छत पर भी इस बार सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात जो है, कोरोना के मद्देनजर जो इंतजाम किए गए हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा लोगों में भी हम देख रहे हैं काफी जागरूकता आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन मास्क लोग जरूर पहनकर आ रहे हैं। और ये तब है जब 22 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, और 6700 से ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में आए हैं। और ये आलम तब है जब जो टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, 42,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं, और जो प्रतिशत है धीरे धीरे वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो सियासी राजनीति है वो फिलहाल कोरोना पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी चाह रही हैं तीनों को, जो बाकी के चरण है उनको एक साथ किया जाए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ने इसके पक्ष में दलील दी है कि ये उनके अधिकारों का हनन होगा अगर एक साथ क्लब कर दिया जाए। और इस बीच जो कूच बिहार की घटना हुई है उस पर भी राजनीति हुई है। तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो 45 सीटों में ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 45 सीटों पे अगर ममता बनर्जी कुछ अच्छा रिजल्ट कर पाती हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पिछले 2019 का अगर हम रिजल्ट देखें तो इन 45 सीटों में बीजेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। खासतौर पर सिलीगुड़ी जो उत्तर बंगाल है, उत्तर बंगाल में बीजेपी का दबदबा था। बिल्कुल। हिमांशु मिश्रा, आप लगातार पूरा चुनाव प्रचार कवर भी कर रहे हैं। हमने देखा था कि आप किस तरीके से अमित शाह के साथ भी उनकी रैली को कवर करने के लिए पहुंचे थे। काफी कॉन्फिडेंट अमित शाह भी नजर आ रहे थे और बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ 200 प्लस का टारगेट। ये कॉन्फिडेंस क्या ग्राउंड पर नजर आता है वहां पर? और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है वहां। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो नेता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह, मैं लगातार उनके साथ चुनाव प्रचार में रहा हूं और उनका ये कॉन्फिडेंस है कि 200 से ज्यादा सीटें जो हैं बीजेपी जीतने जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जो है महिलाएं आई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, पुरुषों की अलग लाइन है। जो भी लोग आए हैं वो मास्क लगा के आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अंदर जब भी जा रहे हैं आप देखिए वहां पर भी जो है टेम्परेचर लिया जा रहा है और उसके बाद हाथों को लिए जो है सैनिटाइजर दिया जा रहा है कि सैनिटाइज करके ही अंदर जाएं। ये एक अच्छी कह सकते हैं कि तरीके से चुनाव से पहले इस तरीके की तैयारी की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। जिस तरीके से कूच बिहार में जैसे हुआ था, जो अनुपम भी बता रहे थे और मौसमी भी बता रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि बीजेपी को लगता है कि 2019 के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जमीन अपनी बना ली थी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो भी जमीन बनाई है उसमें बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, संघ या बीजेपी बैकग्राउंड का, वो बहुत कम है। अलग अलग पार्टियों से जो है बंगाल के अंदर बीजेपी ने में नेता आए हैं, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टी से। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को लगता है कि उनके कई इस तरीके के जनाधार वाले नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो या राजीव बनर्जी हो, जितेंद्र तिवारी हो। इस तरीके के बहुत से नेता जो है 2018 से जो है उनको छोड़ना शुरू कर दिया था और अब ममता बनर्जी को लगने लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रांग है और इसी का फायदा जो है अमित शाह भी उठाना चाहते हैं और पूरी बीजेपी कि किसी तरीके से जो है एक मॉरल तरीके का प्रेशर जो है वो बनाया जाए। हिमांशु, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच मौसमी सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें भी लगातार दिखाइए, क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है? जी आपको बता दें, देखिए हमने बताया था काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पे वोट डालने आएंगे। मान सिंह यहाँ पे खड़े हुए हैं। लगातार कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ ये जो गोले बनाए गए हैं उसके तहत वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता हैं, उनसे पूछते हैं वोटर्स निकलेंगे आज मान साहब वोट डालने के लिए? आपको लगता है कि वोटिंग बम्पर होगी? मौसम खराब है। बिल्कुल, ये मौसम ऐसे ही होता है, कभी धूप होता है, कभी ऐसे ही क्लाउडी होता है। फिर भी हमको विश्वास है आएंगे, वोटर्स आएंगे, धीरे धीरे कर सब आएंगे।
परसेंटेज भी ज़्यादा ही होगा इस बार। मान साहब, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं दिखता है, प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो होते हैं, लगातार उसको लेके भी लगातार चर्चा चल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब जो गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन जो भी है, जो इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो सेकंड फेज का जो बात हो रहा है, ये कोविड का जो भी आ रहा है, आपने जो रैलियां की उसमें कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हुआ? मेरे रैलीज में ये बिल्कुल मौसमी डिफिकल्ट था वो मेंटेन अनुपम लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। मौसमी सिंह लगातार दार्जिलिंग से हमारे साथ और हिमांशु मिश्रा, आप नजर लगातार बनाए रखें। कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर के बीच एक दवा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और इस दवा की डिमांड लगातार बढ़ रही है, साथ ही इसकी कालाबाजारी भी खूब हो रही है और इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। यूं तो कोरोना के उपचार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी उपचार पद्धति के तहत इस्तेमाल की जाने वाली दवाई रेमडेसिविर की भारी मांग भी है और किल्लत की शिकायतें भी। रेमडेसिविर है नॉट अवेलेबल। सिटी हॉस्पिटल करोल बाग के पेशेंट्स को ही मिल पा रहा है और किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। केवल गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा बहुत अरेंज करके रखा है, बाकी किसी हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है लोग होर्डिंग कर ले रहे हैं पहले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। रेमडेसिविर रखे? नहीं, रेमडेसिविर हमको बेचना अलाउड नहीं है अभी इस टाइम, फार्मेसी पे बेच ही नहीं सकते। क्वेरीज आती हैं आपके पास? लोग बहुत आती हैं, दिन की कम से कम 100 से ऊपर क्वेरीज है हमारे ऊपर, लेकिन रेमडेसिविर अभी अवेलेबल है नहीं। कहीं पे अवेलेबल नहीं है? नहीं, अभी एक्चुअली कहीं पे पोर्टल निकाला है इन्होंने। एक्चुअली मैं साइट का नाम आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। वहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि इन जगहों पे रेमडेसिविर डिस्पेंस कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा। वो कंपनी की साइट से ही है। वेबसाइट का नाम है readytofightcovid.in। अच्छा। इस वेबसाइट पे अगर किसी को भी रेमडेसिविर की जरूरत हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो दुकान से हमें पता चला कि दुकानों पर रेमडेसिविर की तलाश न करें, बल्कि readytofightcovid.in पर जाएं। हम इस वेबसाइट में आए हैं और पहला मैसेज जो हमें मिला है वो ये कि वी रिग्रेट दैट देयर इज नो अवेलेबल स्टॉक फॉर रेमडेसिविर एज ऑफ टुडे। अलग अलग राज्यों में रेमडेसिविर की कमी की शिकायतें आ रही हैं। इस सब के बीच रविवार को सरकार ने रेमडेसिविर ड्रग और इंजेक्शन के निर्यात पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी, जब तक देश में कोविड की परिस्थिति में सुधार न आ जाए, और इसके उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन हम आपको ये भी समझाते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना में किस स्थिति में प्रयोग की जाती है। डॉक्टर मांडे, रेमडेसिविर जो ड्रग है वो कोरोना में कैसी मदद करता है? किस समय क्या डॉक्टरों की देखरेख में उसका इस्तेमाल होना है? ऐसा कि रेमडेसिविर ऐसी जो दवा है वो वायरस को रिप्लिकेट करने में कम करता है। वो ऐसे पाया गया था कि उसका एक आरएनए पॉलीमरेज नाम की जो एंजाइम है वायरस को रिप्लिकेट करने में, उसका वो इनहिबिशन करता है। लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि रेमडेसिविर की वजह से हॉस्पिटल का जो स्टे है वो कम हो जाता है। 14 दिन की वजह फिर 10-11 दिन हॉस्पिटल का स्टे होता है। यानी जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसके लिए इस्तेमाल होना है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तब उस ड्रग को लेना चाहिए। तभी लेना चाहिए। अपने आप रेमडेसिविर कोई ना ले, और सिर्फ कोरोना के सिम्टम है, सर्दी खांसी हुई तो रेमडेसिविर लेना बिल्कुल शुरू ना करे। खुद से नहीं करना। यानी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर जब हाथ आ जाए तो उसको लेके रख लें, ये गलत तरीका है। ये एकदम गलत तरीका है। किसी ने भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो रेमडेसिविर लेना शुरू किया। एकदम गलत होगा ये। जब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने जो अगर कहा कि रेमडेसिविर की जरूरत है तभी लेना चाहिए, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। सीधे तौर से समझें तो रेमडेसिविर जीवन रक्षक ड्रग नहीं है, ये केवल उपचार पद्धति का हिस्सा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये केवल अस्पतालों में उपलब्ध हो सकती है, दवा दुकानों पर नहीं। फिर भी लोग घबराहट में इस दवा को हासिल करना चाहते हैं। क्या आप लोग नॉर्मल दिनों में रखते थे इसे? नहीं मैडम। क्या लोग क्वेरी लेके आते हैं, मांगते हैं? जी 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। और ये हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है? ओनली डायरेक्ट सप्लाइड फ्रॉम द कंपनी, ओनली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। बाकी किसी जगह नहीं मिलता? बाकी किसी जगह नहीं है। लोग मांगते हैं डेली 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है।
कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही रेमडेसिविर की मांग बढ़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि अस्पतालों में ही ये दवाई दी जानी है, लोग इसके लिए बेचैन उस तरीके से न हो। लेकिन इस सारी चीजों के बीच ये जो दवाई है फिलहाल बाजारों में, और कई लोगों का ऐसा आरोप है कि अस्पतालों में भी नहीं मिल पा रही है। लोगों की तरफ से आम जिंदगी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह रोजाना गुहार लग रही है कि उन्हें रेमडेसिविर की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 53 मौतें हुई हैं। 9000 से थोड़े ही कम केस आए हैं। बेड की कमी की शिकायतें लगातार आ रही, पर बीएमसी का कहना है कि परेशानी प्राइवेट अस्पतालों में बेड मिलने को लेकर है। बीएमसी के कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए जंबो कोविड अस्पताल खाली पड़े हैं, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है और ये सब फ्री में है। नेस्को मुंबई में बीएमसी के कोरोना के इलाज के लिए बनाए 6 बड़े जंबो अस्पतालों में से एक है। यहाँ 2015 बेड है। बीएमसी का कहना है कि मुंबई में बेड की कमी उन लोगों को लग रही है जो सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं, वरना बीएमसी के पास सबके इलाज के लिए बेड है और दवाओं की भी कमी नहीं है। मरीज भी इलाज से संतुष्ट है। बीएमसी का कहना है कि उसने एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ वार्ड वॉर रूम के जरिए ही पेशेंट्स को बेड एलोकेशन किया जाएगा। अगर कोई पेशेंट डायरेक्टली किसी अस्पताल में जाने की कोशिश करता है दाखिले के लिए, तो फिर वो सफल नहीं होगा। यहाँ पर बीएमसी ये भी कहती है कि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं और अपनी चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज ऑफ बेड्स उत्पन्न हो गई है। जबकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है, कई अस्पतालों में जैसे कि नेस्को का ये जंबो सेंटर है, यहाँ पर कई ऐसे बेड्स हैं जो आज के दिन भी खाली हैं। 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेडी थी और वो हमारे आईसीयू में एडमिट थे। अच्छे से देखभाल हो रही थी, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जो उनके पिताजी थे वो हर बार हमको बोल रहे थे कि मैं ये पेशेंट को बाहर लेना चाहता हूँ, मुझे बाहर लेके जाना है, आप इनको डिस्चार्ज दीजिए। हमने उनको बहुत समझाया, अच्छे से ट्रीटमेंट चल रही है, एवरीथिंग सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जिद पकड़ के रहे। हमने बोला ठीक है आप ले जा सकते हैं, और वो लेकर गए। अभी मैं आपको बताऊं, यही फादर ने मुझे कल फोन किया, मैडम मैं गलत था, आप जो कह रही थी वो एकदम सही था, प्लीज मेरे डॉटर को वापस ले लीजिए। बाहर उनको प्राइवेट में न रेमडेसिविर मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी तबीयत और खराब होते जा रही है। ये सारे बेड आइसोलेशन वाले हैं, लेकिन यहाँ सारे आईसीयू बेड जिनकी संख्या 200 है वो भरे हुए हैं। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड की भी कमी है। बीएमसी की पेश की तस्वीर से जुदा यहाँ के एक वार्ड बॉय ने अलग कहानी सुनाई। फिलहाल ये हफ्ते से बहुत कमी है इधर नेस्को में। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि पेशेंट्स को हम लोग निकाल के कहाँ से ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहे हैं। हम लोग को सुनने में आया था कि पहले कुछ नायर हॉस्पिटल से इधर ऑक्सीजन का सप्लाई आया था, लेकिन 2 दिन से तो पूरी तरह से बंद है। तो अभी भी एक पेशेंट है जो 6 लीटर्स पर मिनट के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल उनका चालू है, और ऐसे बोला गया है कि अभी वो लास्ट सिलेंडर है, अगर उनको नहीं मिला तो बोल नहीं सकते कि उनका क्या होगा इधर। हालांकि नेस्को सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ जल्द ही 25 और वेंटिलेटर आने वाले हैं और ऑक्सीजन सुविधा भी बढ़ाई जाएगी कि उसके पास पर्याप्त संख्या में बेड है। तो फिर क्या वजह है कि लोग बीएमसी का फ्री ट्रीटमेंट छोड़कर प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते हैं, जहाँ के बेड के लिए भयंकर मारामारी है। हाँ, तो बीएमसी का वॉर रूम में हमने ट्राई किया, बट वो वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ हमको बीकेसी का दे रहे थे, या स्मॉल यूनिट्स जो है नर्सिंग होम्स उसका। अभी देखो ये जो नर्सिंग होम्स रहते हैं, फॉर माई काइंड ऑफ इश्यूज ऑन कोमॉर्बिडिटीज, दे मे नॉट बी फुल्ली इक्विप्ड टू टेक केयर एंड रिस्पॉन्ड टू माई सिचुएशन। तो इसीलिए मुझे मल्टी स्पेशलिटी चाहिए था। बीजेपी का आरोप है कि बीएमसी के अस्पतालों में सिर्फ आइसोलेशन बेड है, आईसीयू या वेंटिलेटर बेड्स की सुविधा नहीं है, इसलिए गंभीर मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए मजबूर है। सड़कों पर उतर के रियलिटी को समझना पड़ेगा। वो जो बेड को अवेलेबल गिनवाते हैं वो सादे बेड है। पेशेंट को जब उसमें आईसीयू लगता है या पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है, तब यही बीएमसी के जो जंबो कोविड फैसिलिटी है वो हाथ ऊपर कर देती है। वो पेशेंट को अन्य जगह पे जाने के लिए कहती है। वहां के डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये परिस्थिति वास्तविकता से दूर है। उन्होंने जमीन पे आके रियलिटी को देखना पड़ेगा
ऑक्सीजन की कमतरता के कारण इन सभी बीएमसी फैसिलिटीज में पेशेंट मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाता है। तो सख्ती शुरू हो चुकी है दिल्ली में, क्योंकि कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार रात से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में बाजार बंद, दफ्तर बंद, सब कुछ बंद, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी। दिल्ली में कोरोना ने फिर से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 19,000 नए मामले। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का भी हाल बेहाल है। दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार। एक दिन में 141 लोगों ने गंवाई जान। बेकाबू वायरस ने उड़ाई सरकार की नींद। क्या मिनी लॉकडाउन से लगेगा कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक? लॉकडाउन से पहले ही दिल्ली पुलिस के जवान सड़क पर मुस्तैद नजर आए और 10 बजते पुलिस एक्शन में आ गई और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। ये रात के बाद से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गुलजार रहने वाला कनॉट प्लेस एक बार फिर सन्नाटे में तब्दील हो गया है। पुलिस बैरिकेडिंग है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। राजधानी में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत दी गई है। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बैन है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। बहुत सारी चीजें समझाने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में अगर लोग कड़ाई के बावजूद निकलते हैं तो वहां पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हमने तमाम दिनों में सिविल डिफेंस को भी देखा है। लेकिन अब चूंकि ये पहला वीकेंड का कर्फ्यू है तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी नजर आ जाएंगे, जवान भी हैं और सीएपीएफ के भी जो जवान हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद। और देखिए, जिस गाड़ी को लेकर थोड़ा सा भी संशय होता है, जैसे ये टैक्सी यहाँ पर, उसको लेकर अगर थोड़ा सा भी संशय हुआ कि क्या इमरजेंसी सर्विसेज के ये हैं या नहीं हो सकते हैं, ताकि उन्हें समझाया जाए, तो इस वजह से ये सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि पुलिस की तरफ से उन्हें रोककर और समझाया जा रहा है। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। राजधानी में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 19,486 पर पहुंच गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 141 लोगों ने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। ये भी मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में इस वक्त 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 20% रहा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पुराने इंतजाम के सभी दावे धराशायी हो गए हैं। बैठकों का दौर जारी है और सरकार नए बेड का इंतजाम करने में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी जिला अधिकारियों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी कोरोना ऐप के जरिए अस्पतालों में खाली बेड की सही जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए हैं। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे काबू करने के सभी उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि वीकेंड में 2 दिन का लॉकडाउन वायरस के खिलाफ हथियार साबित हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। और ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि दिल्ली वाले, या कहें कि सभी लोग बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह हो गए थे। तो इस सख्ती का कितना असर ग्राउंड पर दिखा, श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार रात के 10 बजे लॉकडाउन की शुरुआत
वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, किसी भी नाम से जानिए, लेकिन सीधे तौर पर मैसेज यही कि कोरोना के संक्रमण के चेन को अगर तोड़ना है तो ये मिनी लॉकडाउन ही सही। दिल्ली के लोग अब इससे दो चार हो रहे हैं। एक एक गाड़ी का देखिए उसे देखा जा रहा है कि कहीं वो आपात सेवा से लेना देना है या नहीं। दिल्ली पुलिस के जो जवान, जो बाइक सवार जवान हैं, ये इसी तरीके से बत्तियों को जलाते और सायरन को बजाते हुए अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं ताकि लोगों को घर के भीतर से ही पता रहे कि भाई बाहर लॉकडाउन है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ आपात सेवा को बढ़ने की इजाजत है। लेकिन अगर लोगों के पास ये सीधे तौर पर दस्तावेज होते हैं या कोई वजह होती है कि क्यों उन्हें नहीं निकलना है, क्यों उन्हें जरूरत है बाहर निकलने की, तो उन लोगों को छोड़ा भी जा रहा है पूछताछ के बाद। लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर वो सारी चेकिंग कर रहे हैं, वो सारी मुस्तैदी के साथ मौजूद है। नाइट कर्फ्यू तो शुरुआत हो चुकी थी दिल्ली में, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराना है। जो बाजार वीकेंड्स में गुलजार रहा करते थे, उन्हें भी अब सूना रहना पड़ेगा जब तक कोरोना की ये दूसरी वेव जो है, उसका संक्रमण, उसका खतरा खत्म नहीं हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है और इसीलिए सख्तियां भी जरूरी है। और इस बीच जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। पिछले 24 घंटे में 19,486 नए मामले और ये दिल्ली का हाल है। 141 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये हाल है। और देखिए इस पर संक्रमण दर कितनी है, 19.69% संक्रमण दर है। दिल्ली का हाल और ज्यादा बेहाल है। रिकवरी रेट 90.94% है। ये दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली का हाल। इस बीच मृत्यु दर 1.47%। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सख्तियां की जा रही हैं। सख्तियों का असर कितना वो भी बताएंगे। 24 घंटे में टेस्ट भी 98,000 से ज्यादा हुए हैं। सुशांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। सुशांत मेरा जरा बताइए, क्योंकि देखिए कल रात से लॉकडाउन लगा है, क्या सड़कों की तस्वीर है? लोग समझ रहे हैं कि ये सख्ती उन्हीं के लिए है? देखिए नवजोत, आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। कल देर रात से वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शनिवार इतवार के समय जो लोग घरों से बाहर निकलते थे वो घरों से बाहर ना निकले। कनॉट प्लेस का नजारा है, सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो यहाँ पर आते थे वॉक करने के लिए, वो पूरी तरह से सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। तमाम गाड़ियां जितनी भी अगर कोई निकल रही है, अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई नहीं है तो उनकी बाकायदा चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। उनको वापस भेजा जा रहा है, चालान काटा जा रहा है कि आप घर से बाहर क्यों निकले, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल के अंदर 19,486 मामले सामने आए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए 141 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ पर तमाम जो सुबह के वक्त ऑटोज या फिर बाइक या जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी बकायदा यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो पूरे कनॉट प्लेस के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। अगर कोई बाहर निकलता हुआ नजर आता है उससे पूछा जाता है कि आप क्यों निकले हैं, किस वजह से निकले हैं, क्या काम है आपको। ये तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और कोरोना का जो संक्रमण की चेन है उसको किसी तरह से तोड़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए एलजी और अरविंद केजरीवाल दोनों की बैठक हुई थी, क्योंकि नियम बना दिया जाता है लेकिन उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाए, और वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन फिलहाल जैसा सुशांत भी दिखा रहा है तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस बीच एक तरफ कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अस्पताल ही नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में ऐसी ही समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। प्रशासन के लोग भी कल मध्य प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, जिन्हें नरसिंहपुर जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है, जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिनके सामने डॉक्टरों ने जब ये समस्या रखी तो मंत्री ने अजीबोगरीब सुझाव दे डाला। मंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि वो मरीजों को बोले कि अस्पताल में पड़े रहना जिंदगी की गारंटी नहीं। आप अपने आप में भी आश्वस्त हैं तो ऑपरेशन ठीक हो चुका है और अब जबरन वहाँ लेकर आएंगे। आप ये भी बता दें उनको आप यहाँ पड़े रह ज़्यादा समय तक तो फिर बीमार हो जाएंगे।